सेकंड सप्लीमेंट्री। मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि 125वीं जयंती वर्ष को चिरस्थायी देने की दृष्टि से, जैसे कि दुनिया के देशों में होता रहा है, हम अपने देश में करने वाले हैं क्या? इस प्रश्न का उत्तर आया नहीं। हम ये नहीं कह रहे, हम तो श्रद्धा व्यक्त करते हैं महात्मा जी के प्रति भी, परंतु ये आदर व्यक्त करने का एक निमित्त होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये करने वाले हैं क्या। मेरा दूसरा कहना है कि जो आपने करेंसी सिक्के जारी किए थे, वो कितनी तादाद में जारी किए थे जिससे आम लोगों के प्रचलन में रह करके और उनका स्मृति हो सके। साथ ही जो करेंसी नोट है, उन करेंसी नोटों को मजबूत बनाने के लिए, लंबे समय तक टिकाऊ बने रहे उसके लिए, तथा कम मूल्यों के, जिसमें 2 रुपये 5 रुपये के नोट, चूंकि बाजार में कीमतें जो हैं वो 12 रुपये 15 रुपये 17 रुपये होती है, तो ऐसे छोटे नोटों की जरूरत है, उसको चालू करने के बारे में क्या उपाय करेंगे? ओके प्लीज। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो याद में हमने सिक्के जारी किए थे, जिसमें इन्होंने पूछा कि सर्कुलेशन में वो कितने हैं, तो एक तो नॉन सर्कुलेशन में था 125 रुपये का सिक्का, लेकिन 10 रुपये का जो सिक्का था वो सर्कुलेशन में था। तो उसमें संख्या आपने पूछी है, ये डिमांड बेस है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही सर्कुलेशन में आता है। लेकिन फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे डिमांड आएगी हम इसकी संख्या में उत्पादन करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नाउ कुमारी शैलजा। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को किसी भी करेंसी नोट पर लगाने का कोई इनका विचार नहीं है। सर, इन्होंने ये भी कहा जवाब में कि कमेमोरेटिव कॉइन जो 125वीं जयंती पर इन्होंने चालू किए हैं, मैं भी जतिया जी के सवाल के साथ जोड़ना चाहूँगी कि ये तो जारी तो कर दिए उस समय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन क्या जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर केवल लिप सर्विस की गई सरकार द्वारा, ये इन्होंने उस समय जारी तो कर दिए, लेकिन सर्कुलेशन में हमें तो कभी कहीं नजर नहीं आए। और डिमांड की बात कर रहे हैं, किसकी डिमांड? आम जनता की डिमांड। जब सर्कुलेशन में आना है तो आम जनता की डिमांड पर आप वेट करेंगे कि कौन मांगता है? जो सर्कुलेशन वाले हैं, आपको लागू करने पड़ेंगे। जनता में जो कॉइन्स हमारे हाथ में आने चाहिए, वो हमारे हाथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो के वाले कॉइन क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके प्लीज। शैलजा जी, मैंने इसका जवाब दे चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी ये बताना चाहता हूं कि 125 रुपए का जो सिक्का जो हमने जारी किया वो नॉन सर्कुलेशन रूप में था। 10 रुपए का सिक्का सर्कुलेशन में है और वो नियम बना हुआ आरबीआई का, डिमांड पे होता है। डिमांड आने पे मैं आश्वासन करना चाहता हूं, जितनी डिमांड होगी ये सरकार पूरी करी। बाबा साहब के जो 10 रुपए का सिक्का है उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। जहां तक लिप संपत्ति का सवाल है, ये यूपीए शासनकाल में तय हुआ था। हमने तय नहीं किया था कि महात्मा गांधी के चित्र का साथ किसी और का चित्र लगना नहीं लगना है। ये यूपीए शासनकाल में आरबीआई की कमेटी बनी तो उसमें तय हुआ था, इसलिए हमने हमारी लिप संपत्ति का इसमें कोई सवाल, हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ओके, श्री अजय संजय दी। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सरकार ब्लैक मनी को जिस तरीके से कर्ब करने के लिए चारों तरफ से काम कर रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सर ये ब्लैक मनी सर्कुलेशन में अगर कम करनी है तो क्या सरकार 100 रुपए का नोट भी बंद करने के बारे में कुछ उपाय कर रही है क्या? क्योंकि अगर वो बंद कर देंगे तो अपने आप नकली नोटों की भी समस्या समाप्त हो सकती है और ब्लैक मनी कर्ब करने के लिए भी मदद मिल सकती है। क्या सरकार का ऐसा कोई इरादा है? किस मात्रा में छपनी है और किस डिनोमिनेशन में छपनी है, ये समय समय पर स्थिति के अनुसार सरकार निर्णय लेती है, रिजर्व बैंक के साथ कंसल्टेशन। ओके, श्री हरिवंश जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि प्रति 10 लाख नोट में से 250 नोट नकली हैं। रिपोर्ट के अनुसार सालाना 70 करोड़ के फर्जी नोट बाजार में आते हैं, इसमें से महज 1/3 ही सरकारी एजेंसियां पकड़ पाती है। इसे देखते हुए आरबीआई ने सरकार को नए सीरीज के बैंक नोट जारी करने की सिफारिश की है। कुल फर्जी नोटों में 1000 रुपए के नोट सबसे अधिक हैं। सरकार इस पर क्या कदम उठा रही? डिप्टी चेयरमैन सर,
जो इंडियन करेंसी में जो बैंक नोट का जो प्रचलन है उसमें डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर का काम भारत सरकार समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करने के बाद करती है और जो फेक करेंसी होती है उसके पकड़ने का काम निरंतर जारी है। Yes. Second question. Question number 168. हो गया. Question number 168. क्या राकेश? Question number 168, sir. Question number 168. Yeah. Yeah, statement is laid in the table of the House. Sir, Supplementary. as we all know, civil aviation security is the integral part of the national security. We cannot compromise the national security of our country. In the Global Terrorism Index 2015, India is ranked into 6th position out of the 162 nations. And of course, we know that our country has become a target of terrorists. And we are talking lot many things about terrorism. But unfortunately, sir, as we all know, airports and civil aviation operations are the vital targets of terrorists. But it is alarming that almost 50% of our total airports are not covered by the CISF. CISF is the only force which is specialized for aviation security. Out of these 8 hypersensitive airports and 19 sensitive airports are not being covered by the CISF. Considering all these aspects, whether the government will set up a new specialized force for the security of the civil aviation operations, and also whether the government immediately ensure that all the airports are covered under the CISF. Okay. CISF. Thank you. Okay, please. Deputy Chairman, sir, honorable member is right to highlight that aviation security is of urgent importance for the country and for all of us. We are all air travelers and we all recognize that threat perceptions and threat assessments have been going up recently. As a result of that, we have taken several steps to make our quite robust security architecture even more robust. Honorable member has pointed out that of the 75 operational airports today, 59 are covered by CISF. The others are covered by other security agencies, but I'd like to reassure the honorable member that the other security agencies, among which is CRPF, for example, and state police, are highly trained. They go through all the necessary drills and all the security procedures to ensure that all of our airports and our security architecture is indeed in very safe hands. Thank you. Second supplementary. Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. It had presented its report, which had regarding the issues related to the security of airports. In that report, the report had specifically pointed out the security lapse of even our Delhi airport and also the Mumbai airport, which are most vital airports in our country. If you read between lines, it is very clear that the privatization of airports tends to become profiteering because everything is being concentrated on profiteering, and hence it neglects the security of our airports and civil aviation operation system itself. Okay. Even it was reported before the committee that the old police station which was there was demolished and a 5-story building was constructed and only 1 story was provided for the police, and proper infrastructure facilities were not being provided to the security forces, which was reported by before this committee.
So no sufficient infrastructure is So, put being your question. provided. My question is whether the government had taken note of this serious issue, serious question of security lapses, and any remedial measures is Okay. being provided by the government. Yes, Mr. Mr. Minister. Deputy Chairman, sir, I'd just like to explain to the honourable member the way in which security at our airports is handled. As I said earlier, we have the CISF, we have CRPF, we have state police and others that are actually manning our airports and providing security. But in addition to that, we have the Bureau of Civil Aviation Security, which is the security regulator. And it is the role of the security regulator to actually assess security at all of our airports. Our airports are graded into hypersensitive, sensitive and normal airports. There are different protocols depending on the threat perception, whether they're hypersensitive or not. And it is BCAS's responsibility, which they are fulfilling quite very well, in fact, to assess exactly how security is being implemented, and they are absolutely working on that, and they're ever vigilant on that. In addition to that, Mr. Deputy Chairman, sir, we also have ICAO, which is the International Civil Aviation Organization, that also examines the security at all of these airports. And also, in addition, we have various other aviation agencies like the Federal Aviation Agencies and others that are also monitoring our airports. As you well understand, Mr. Honorable Member, aviation is a global industry. It's a global business. We have travelers traveling all over the world, and so we have to adhere to the best and the highest standards of security, which we absolutely are doing right now. Thank you. Srimati Biplav Thakur. शुक्रिया उपाध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बताया कि क्या क्राइटेरिया है कि जहाँ पे आप CISF के अंडर एयरपोर्ट्स को लाते हैं, उसका बारे में बताया। दूसरा ये कि जैसे हिमाचल में शिमला में आपने CISF दी हुई है, जहां कोई फ्लाइट नहीं आती, कोई ट्रैफिक नहीं है। कांगड़ा जो इतना इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, दलाई लामा जी वहां रहते हैं, बॉर्डर के पास आ जाता है, वहां पे आपने CISF नहीं दी। क्या कारण है, क्या क्राइटेरिया है, किस बात के ऊपर आप इसको चलाते हैं और कैटेगराइजेशन करते हैं कि यहाँ CISF आ जाएगी, यहाँ लोकल पुलिस होगी, यहाँ CRP आएगी? क्या क्राइटेरिया, किस बेस पे आप इसको करते हैं? जी, माननीय सांसद को बताना चाहूंगा कि हर स्थिति को हम देखकर, BCAS देखकर निर्णय लेती है कि यहाँ सुरक्षा किस तरीके से दिया जाए। हमें जो स्थानीय डिप्लॉयमेंट है हर सिक्योरिटी फोर्स का, उसको भी देखना होता है। सब जगह CISF नहीं पहुंच सकती, उनका डिप्लॉयमेंट होना होता है, उनके फोर्सेस होने होते हैं। CRPF कई जगह होती है, कहीं स्टेट पुलिस अनुकूल है, उनको हम लोगों को लाना पड़ता है। तो ये सब फैक्टर्स को हम लोग लेकर BCAS के कंसल्टेशन के साथ फिर निर्णय करते हैं कि हर एयरपोर्ट में किस तरीके से सबसे बेहतर हम लोग सिक्योरिटी का प्रावधान कर सकते हैं। ओके, श्री अमर शंकर देखिए, आप साबले। अमर शंकर मैं ये भी साबले। बताना चाहूंगा, सिक्योरिटी का मामला जो है ये कॉन्फिडेंशियल मामला भी होता है। कई सारी ऐसी बातें हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वगैरह की, या क्या हम लोग साधन का प्रयोग करें, जिसके बारे में हम लोग चर्चा इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद अमर शंकर साहब। उपसभापति महोदय, खासगी सुरक्षा क्षेत्र में 100% FDI को अनुमति देने के बाद क्या सिविल एयरपोर्ट की सुरक्षा FDI द्वारा आने वाली खासगी सुरक्षा एजेंसी पर सौंपा जा सकती है या नहीं? नहीं, हम लोग हर माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि हर एयरपोर्ट पे बड़ी कड़ी नजर से पूरी तरीके से जांच करके, पूरा अध्ययन करके BCAS और सब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक्सपर्ट्स जो हैं, IB के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब के साथ हम लोग बातचीत करके, कंसल्टेशन करके ही हम लोग निर्णय लेते हैं कि सिक्योरिटी का किस प्रकार से प्रावधान किया जाए। श्री भुवनेश्वर कालिता। The government is coming up with the new civil aviation policy. My question is whether the safety and aviation security will be given top priority in the new policy, and along with that, whether regional connectivity, which is most important for northeastern region, will be given priority. Thank you. Yes. Mr. Deputy Chairman, sir, the National Civil Aviation Policy has been announced. Of course, safety, which is regulated by the DGCA, and of course adheres to all of the ICAO standards, has been given a tremendous amount of importance, as has security. There are a number of things that are very dynamic and evolving as far as security is concerned. I'd like to reassure you that we are in fact spending a lot of time examining that and moving that along.
In addition, the regional connectivity scheme has also been announced in the National Civil Aviation Policy in draft mode. Consultations are still ongoing with various stakeholders about the regional connectivity scheme. In fact, we just had a very lengthy consultation with a number of stakeholders. We had virtually every state represented. We had a number of the airlines, and we had a number of other entrepreneurs and interested parties that are interested in regional connectivity present at that consultation. We are examining all of those inputs, and on the basis of that, you can be assured that we will put forward a regional connectivity scheme that adheres to Honorable Prime Minister's vision of being able to provide air connectivity to our remote areas at a price point of 2,500 or less for 500 to 600 kilometer sectors. Thank you. Now, question number 169, Sri Rajkumar Doot. Sir, question number 169. Statement is laid on the table of the House. Sir, all these airports in my state Maharashtra must have been developed after carrying out surveys regarding their utility worthiness. And by acquiring the land of farmers and others and investing huge public money on them, I would like to know from the Honorable Minister that how much public money was spent on developing each of these airports and what is the present salary bill of employees and maintenance cost every month of each of these airports. Why the public money has been wasted and being wasted if these airports have remain non-functional. Chairman, sir, I'd like to provide a statement of expenditure to the honourable member that if you look at the non-operational airports that Airports Authority of India is currently maintaining, in the last 3 years, the total operating expenditure has been 36.98 crores. Then we have a set of operational airports, 24 of those, which have no scheduled airline operations, and the total operating expenditure is 897.28 crores. These are significant expenditures, obviously, from the Consolidated Fund of India. And the reason that these airports are being maintained is, in fact, goes back to what the Honourable Member was saying earlier, which is really around regional connectivity. And of course, the Honourable Member who's asked the question is highlighting that there are several airports in Maharashtra that are, land has been acquired, they have been set up, but yet there's no regional connectivity there. So we've got these airports, we've spent the money, we are operating them as best as we can right now, and with the regional connectivity scheme that we are working on right now, we have quite a lot of confidence that many of these airports will of course be put in operation, which will be able to provide convenient and safe air service to all our citizens. Yes, second supplementary. Sir, he has answered me my second question also, but I would like to ask one small question, sir. Sir, whether government is planning to give any subsidy for initial period, they become airline can attract these airports like Kolhapur, Solapur, Latur, Nasik. Latur were working, Solapur were working, Kolhapur were working. Now no airlines are coming. So our minister is giving subsidy for some time to develop this region. Okay, now Srimati Rajani Patel. No, I have to answer the question. Deputy Okay, please. Sorry. Mr. Deputy Chairman, sir, Honourable Member will be pleased to know that under the regional connectivity scheme, which is in draft mode and still under consultation, as I pointed out, there are a number of concessions that we are putting forward to be able to attract air travel to these regional airports. As our draft policy indicates, what we would like to do, working in consultation with other stakeholders, particularly the state government, is reduce VAT on ATF to 1% for a period of 10 years, provide the land free of cost and free from all encumbrances, provide police and fire services free of cost. This should be done by the state governments. As far as Airports Authority of India is concerned, we will be providing a concession on landing charges as well as on route navigation facilitation charges. Will be set at 0 for 10 years. We will in addition be providing viability gap funding to regional carriers, and we think with these host of concessions and the promotion that we are providing, we will be able to activate all of these airports. Thank you, Srimati Rajani Patel. सर, एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और करोड़ों रुपए अपने खर्च होते हैं। महाराष्ट्र में जो सदस्य ने पूछा है स्पेसिफिक सवाल, जहां गोंदिया जैसी जगह पे ब्रिटिश पूर्व काल से एक एयर स्ट्रिप है,
वहीं पे नांदेड़ में 7-8 साल पहले गुरुता गद्दी के टाइम पे करोड़ों रुपए खर्चा करके नांदेड़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। 1-1.5 साल तक वहां से दिल्ली भी फ्लाइट आती थी, मुंबई भी फ्लाइट आती थी, लेकिन 1-1.5 साल के बाद में इतना बड़ा लागत गवर्नमेंट का होने के बाद में वहां की पूरी एयरपोर्ट वहां पे बंद पड़ी है। आपके उत्तर के अनुसार एयरलाइनें कोई सेवा आरंभ करने के लिए यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता, इकोनॉमिकल वायबिलिटी आप बोलते हैं, लेकिन एक बार सरकार की इतनी बड़ी लागत होने के बाद में अगर आप वायबिलिटी की बात करेंगे तो इसका समर्थन सरकार कैसे करेगी, और वो भी उस क्षेत्र में जहां पे हमारे क्षेत्र में मराठवाड़ा में नांदेड़ आता है, जहां पे किसानों की आत्महत्या होती है, वहां क्षेत्र में इतने करोड़ों रुपए खर्चा करके हमने एयरपोर्ट बनाया और वहां समर्थन कैसे करेंगे, बंद पड़े हैं उसके लिए आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम सब लोग चाहते हैं कि खासकर नांदेड़ जैसे महत्वपूर्ण स्थल पे जहाँ बहुत कुछ लोग धार्मिक भावनाओं के साथ भी आते हैं, कि वहाँ हम लोगों को किसी भी तरीके से अगर हम लोग वहाँ फ्लाइट सर्विसेज का प्रावधान करा सकेंगे तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग बिल्कुल वहाँ लगे हुए हैं। परंतु जैसे माननीय सदस्य को मालूम है कि ये सब जो निर्णय होते हैं वो निर्णय जो एयरलाइंस होती हैं वो स्वयं करते हैं, और उनका निर्णय जो है उसके लिए जो हम लोग सहयोग दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, हम लोग ज़रूर देंगे। परंतु ये प्राइवेट कैरियर्स हैं और इनका निर्णय ये लोग स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं। श्री विनय पी सहस्राब्दे। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूँ कि जिस नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का जिक्र इसमें किया है, क्या इसमें जो बने बनाए हवाई अड्डे हैं उनको कनेक्ट करने को कोई प्रायोरिटी दी जा रही है, नंबर 1, और क्या इसमें स्थानीय सरकारों के टूरिज्म और फिर केंद्र सरकार का रेलवे और स्थानीय सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ कोई विचार विनिमय चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी कंसल्ट करते हुए क्या कुछ इन एयरपोर्ट्स को शुरू करने के लिए क्या कोई कारगर प्रयास हो रहे हैं? बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें इन एयरपोर्ट्स को फिर एक बार चालू कराना है तो ये कंसल्टेशन से सामान्य से ही हो सकता है, और खासकर जो वहाँ के स्थानीय सबसे जो उद्योगपति लोग हैं, जो उद्योग वहाँ चल रहे हैं, जहाँ टूरिज्म का पोटेंशियल है, उन लोगों के ही भागीदारी से ये एयरपोर्ट्स इकोनॉमिकली वायबल हो सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। अभी जो कंसल्टेशन हुआ वहाँ बड़े सारे स्टेक होल्डर्स आए थे, और जहाँ जहाँ हम लोगों को इस तरीके के प्रस्ताव मिलते हैं हम लोग बैठकर भागीदारी में तय करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कौन से फ्लाइट सर्विसेज को हम लोग एयरलाइंस के साथ हम लोग वहाँ उसकी सेवा प्रावधान करा सकते हैं। श्री मजीद मोहम्मद। डिप्टी चेयरमैन जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि प्रश्न जो पूछा गया था उसमें महाराष्ट्र के बिजनेस सेंटर्स जिनमें नासिक, अकोला, अमरावती, लातूर, गोंडिया, जलगांव और शोलापुर, ये सारे डेवलपिंग टाउन्स जो सिटीज़ के रूप में उभरे हैं, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा लोगों की यातायात के लिए, हवाई यातायात के लिए डिमांड बढ़ा है। मुंबई से या नागपुर से, कैपिटल से अगर हमको वहाँ जाना होता है तो कोई उपाय नहीं है, बाय रोड जाएं या बाय ट्रेन जाएं तो 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे का प्रवास करना पड़ता है। आपने उत्तर में ये कहा है कि नासिक का एयरपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, और आपने कहा कि अमरावती और लातूर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, ओनरशिप किसी की हो। भारत सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, उनके साथ तालमेल करके आप ये यातायात शुरू कर सकते हैं हवाई, और इसमें अगर कोई बाधाएं हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण इसका रुख यह है कि टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए के खर्च करने के बाद, Put the question, please. Sir, I am asking the question. No, second point, put the question. No, this is the question only. करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वहाँ एयरपोर्ट खड़े हैं कई सालों से, अगर उपयोग नहीं हो रहे हैं तो वो जंग हो रहे हैं, तो वो लॉस हो रहा है बहुत सारा। तो कैन वी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल द एयर ट्रैफिक? So what is your question? When can we start earliest the air traffic of the city? Yeah, please. Mr. Deputy Chairman, sir, I'd like to reassure the honourable member that as far as the central government is concerned, our ministry is concerned, we've put in place the infrastructure. We've got the airports up and ready to actually accept flights.
Unfortunately, as far as Maharashtra is concerned, particularly for these cities, which, as honorable members correctly pointing out, are regional hubs, are important business hubs, we have two constraints that we're dealing with right now, and it's actually a question of putting flights there, which is a decision that the private sector makes, not necessarily the government sector. But even the private sector is facing two constraints right now. Number one, across the world, because of the fact that we have lower oil prices, there's been tremendous demand for air travel and there's a shortage of aircraft. So it's actually difficult to find the right aircraft to fly to these regional airports. So that is one constraint. The other constraint, which also we are working on right now, is that Bombay Airport, which would be the natural hub for these cities, is in fact getting quite congested, and so finding appropriate landing slots for these commuter airlines is actually also quite difficult. So those are the constraints we're dealing with. You should be very, very reassured to know that we understand those. We are trying to work with the airlines so we can resolve these constraints. The regional connectivity scheme will assist in opening up these airports. Thank you. Yes, indeed. Question number 170, Sri T.G. Venkatesh. Yeah, please. Statement is laid in the table of the House. Honorable Deputy Chairman, sir, will the Minister be pleased to provide the status of Kurnool and other upcoming airports in the state of Andhra Pradesh? What are the funds sanctioned for these airports and what are the proposed time limits for the same? Thank you. Specific question. Very good. Question As is far this. as, Mr. Deputy Chairman, sir, as you should know, and the rest of the House should also know, that the sanctioning of a greenfield airport goes through two very important stages. First, there has to be a site clearance followed by an in-principle approval by the ministry. As far as the Kurnool airport is concerned, the site clearance has been given. We would be very happy to work with the state government to ensure that we get the in-principle approval and we provide all of the necessary services to be able to get this airport going. But it is for the state government to come forward and work with us on this. But the ministry is there to work with the state government. Second supplementary. It is the Ministry aware of the global practice of zero investment airports development costs by acquiring more lands and setting up commercial ventures and software parks on the land so acquired. Does this government plan to do the same in the case of new airports being the state of Andhra Pradesh? Further, I wish to say, sir, Andhra Pradesh state divided, financial crisis, so far not sanctioned special status, special packages. Further, don't put up financial burden on AP government. Okay, thank you. Yeah, Mr. Deputy Chairman, sir, we are obviously ready to work with the state of Andhra Pradesh in any way that we can to encourage business activity and to enable such important airports and such important infrastructure projects to succeed. Good, thank you. Sri Mudugarappan. May I please, sir? I would like to ask one important question regarding the state of Tamil Nadu is concerned, which is nearby my home state. Question That is the specific Andhra Pradesh, Andhra question. Tuticorin Airport, for the kind permission of Honorable Chair. The Tuticorin Airport is concerned, which is situated with the biggest, one among the biggest airport in the Tuticorin Port Trust. As well as the central government has decided to expand the Kolachal Port Trust also. So this is the very important airport. The expansion of the Tuticorin Airport is concerned, already the lands have been acquired by the government. But I asked the Honorable Minister, what is the status of the expansion of the Tuticorin Airport? You please tell it. Yes. Mr. Deputy Chairman, sir, as far as the Tuticorin Airport is concerned, we are pending land acquisition from the state government. My understanding is, the information I have, is that 586 acres of land. Land has been already acquired. When the case was pending before the Madras High No, no, only one. No, Vijila, you are not the, you can't intervene in the question. Hand over the land to us. He will take care. You cannot intervene. Yeah, if we can, It will be considered as get interference. the land handed over, then we would be. The land is already acquired. Then the land should be handed over to the Airports Authority of India, and we will be pleased to work with you to develop. All right, that's Yes, enough. please, Now, see, Palvi Govindra Reddy. Yeah, Palvai. There are Ramesh. Andhra Pradesh was having total 4 airports, are including Hyderabad city. Now in Telangana, only one airport is functioning, that is Hyderabad city, sir. Minister promised that is going to operate
Warangal and Ramgundam airports, sir. So far, Government of India has not taken any action to start that both airports because it is very necessary for us. Ramgundam is an industrial state, industrial place, sir, and Warangal is a very important place in Telangana, sir. I am only requesting Minister whether these people will operate that two more airports. One is Warangal and second is Ramgundam, sir. Okay. Mr. Deputy Chairman, sir, honourable member will be pleased to know that we had the Telangana Infrastructure Minister at the regional connectivity consultation that we just had last week. In fact, many of these issues were discussed in his presence and we have agreed that we will provide all support and assistance to the state of Telangana to develop additional regional airports. Sri Ravati Raman Singh. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण शहर है जहाँ कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, माघ मेला, हाई कोर्ट, तमाम नेशनल यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी अभी ATR प्लेन जाती है और वो भी भरी जाती है। अगर आप डिफेंस से बात करके वहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनल और ठीक करा दें तो वहाँ बोइंग जेट जाने लगेगा क्योंकि सवारी बोइंग की इलाहाबाद में पर्याप्त है। अगर आप इसको जल्दी करा सकें तो बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि आज के समय AB320 एयरक्राफ्ट जो है वो इलाहाबाद के सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट में लैंड कर सकती है और हमारा प्रयास यही होगा कि जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं या एयर इंडिया है, इनके साथ हम लोग मिलजुल कर देखें कि इलाहाबाद जो आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण शहर और वाकई है भी बहुत महत्वपूर्ण शहर, कि वहाँ और फ्लाइट सर्विसेज का प्रावधान हो जिसमें कि लोगों को सुविधा मिले। धन्यवाद। Okay, question number 171. Rajiv Shukla not present. So supplementary is Hussain Dalwai. Okay. यहाँ उत्तर में कहा है कि सब प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन दरअसल पूरी दुनिया में आजकल जैविक सब्जी और फ्रूट के बारे में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर खाई जाती है। यहाँ रसायन मुक्त सब्जियां फल मिलती ही नहीं, बल्कि आजकल कैबेज वगैरह में भी केमिकल कैबेज बनाने का चालू हो गया है, जिसका टीवी के ऊपर प्रदर्शन हो गया है। पेस्टिसाइड इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से शायद कैंसर होता है और बम्बई में दूध में भी कई तरह की केमिकल मिक्स की जाती है। तो इसके बारे में सरकार कानून किए, लेकिन कानून का भय नहीं। इसके बारे में सरकार गंभीरता से क्या कर रही है? जहाँ तक ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स का सवाल है और ये जो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में चर्चा की गई है, FSSAI इसके सारे नॉर्म्स को ले करती है और क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और जो कोडेक्स का स्टैंडर्ड है उसके साथ भी हार्मोनाइज करती है। जो इंपोर्ट फूड्स आता है उसके लिए भी क्या व्यवस्था होती है, उसके लिए भी हम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। जहाँ तक इन्फोर्समेंट का सवाल है, ये स्टेट फूड कमिश्नर्स का है की जिम्मेवारी होती है कि उसको इन्फोर्स करें और स्टेट फूड कमिश्नर्स को हम जो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू increase their capacity. First of all, lab facilities, training और टाइम टू टाइम उनको किस तरीके से डील करना है उसकी दृष्टि से सर्वेलेंस के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन सब चीज़ों में हम कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट के विचाराधीन है और बहुत जल्द उसको हम आगे करेंगे कि प्रैक्टिकली एवरी स्टेट विल हैव अ गुड लेबोरेटरी और बिगर स्टेट्स विल बी हैविंग 2 लेबोरेटरीज। इसके साथ साथ NABL की एग्रीडेटेड जो लेबोरेटरीज हैं वो 112 हैं और सारी मिलाकर के 198 हैं जहां पर हम इनकी टेस्टिंग्स वगैरह कर सकते हैं। हमारा जो रोल है FSSAI का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो ये है कि हम स्टेट्स को इसके दृष्टि से उनको हम मदद करें और इसलिए हम एडवाइजरीज भी दे रहे हैं। हम लोगों ने 9 एडवाइजरीज दी हैं फॉर फूड एंड फॉर वेजिटेबल्स और 4 एडवाइजरीज अलग से दी हैं फॉर ऑल फूड प्रोडक्ट्स
एंड हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ट्रेनिंग। Okay. Now, Srimati Vijaya Satyanath. Deputy Chairman, sir. Actually, this is very much affects the health of our people. Recently, 2 weeks before, I bought some apples and fruit from vegetables from a market here. When I started to scrap it, this much wax I could get. It gave me this much wax as when I scrapped it, and also seeing this, because it is a selling technique they use, because to show up their products and to make it, they use some pesticide, they use some hazardous items, which is completely, it should not be, it affects, it brings cancer to many people. I know that only because of the use of pesticides and certain banned fertilizers, the main cause of cancer is because all the survey says the cancer is only brought by this. So many diseases. Put the question. Brought. So my question is, question. will you bring a concrete policy so that the complete ban of pesticides will be totally, it has to be away from our government. We have to make a policy so that everything, this pesticide should not be used and only organic farming should be promoted. Yes, Will you? Yeah, please. Okay, that's clear. Sir, maximum pesticides के use करने का level that has been decided by FSSAI, the norms are set. It is for the state governments, and I would request through you that the state governments should take initiative and see to it that these are enforced in the right spirit. Thank you. Now, Sri Premchand Gupta. से पहले तो वेजिटेबल्स को ग्रो करने में केमिकल्स का और इलीगल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, उसके बाद में जब वो फल लग जाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर में स्प्रे किए जाते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ श्रीमान जी कि जितनी बीमारियां आज फैल रही है उसमें केंद्र सरकार का कितना भारी इसमें नुकसान है, मतलब फाइनेंशियल बर्डन है, तो क्यों ना आप एक ऐसी पॉलिसी लाकर Question hour is over. House is adjourned till 2 p.m.